नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर की महिला सिपाही ने एक पुलिस ऑफिसर पर लगाया यौन शोषण करने का आरोप। अधिकारी को लाइन हाजिर कर एसएसपी ने दिया जांच का आदेश। मंदिर में पेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति गायब। रिपोर्ट दर्ज होते ही खोजबीन में जुटी पुलिस। और माता के मंदिरों में जल जमाव से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी। गुरुवार से शुरू हो रही शारदीय नवरात्र पूजा पंडाल निर्माण में आई तेजी। प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल की एक महिला सिपाही ने टाउन थाना में तैनात एएसआई जितेंद्र पासवान पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली अध्यक्ष राज्य महिला आयोग और वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। इसमें एएसआई पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया कि 3 साल पूर्व वह कांटी थाना में सशस्त्र बल में तैनात थी। उसी दौरान एएसआई भी मुंशी के पद पर कार्यरत थे। कांटी थाना में दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद एएसआई की गलत नजर उस पर पड़ी। उसने सिपाही का पीछा करना शुरू कर दिया। बेवजह दबाव डालकर उसे परेशान करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने एमआईटी के समीप किराए पर कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। यहाँ भी एएसआई ने पीछा किया। अचानक से कमरे पर आ गया और उसे कुछ सूंघा कर अचेत कर दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया और कहने लगा कि मैं अविवाहित हूँ, तुमसे शादी करूंगा। जब वह अचेत हुई तभी उसने अश्लील तस्वीर भी खींच ली और वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा। शादीशुदा होने का पता लगा तो उसने दूरी बनाने लगी। इस बीच एएसआई ने अपना कमरा बदल लिया और शहर में ही दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में रहने लगा। तभी पीड़िता को उसके शादीशुदा होने और अन्य कई लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़िता उससे दूरी बनाने लगी। पीड़िता ने इस संबंध का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे वह आग बबूला हो गया। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी जयंत कांत ने तत्काल प्रभाव से एएसआई जितेंद्र पासवान को टाउन थाना से हटाकर लाइन क्लोज कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर एएसआई को जेल भी भेजा जाएगा। इस मामले में एक एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप हैं उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एएसआई को सर सस्पेंड किया गया इसमें? अभी तक के जो हम लोग को फैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मामला जो उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें लगभग 3 साल के आसपास बात बताई जा रही है कि तब से जो है ये अपराध चल रहा था। तो इस मामले में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके बाद में जो है अगर जो रिपोर्ट है तो तुरंत रिपोर्ट मंगाई गई है। अगर रिपोर्ट होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग भी इसमें हो सकता है एएसआई का जिस तरह का जिस तरीके का फैक्ट्स है उसमें मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद में बयान 164 का बयान जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मुशहरी थाना इलाके के सगहरी गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची मुशहरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। खबर लिखने तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। पूरे नवरात्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन कराने की जवाबदेही आयोजकों की होगी। कहीं कोई खेल तमाशा या मेला का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।
डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी आयोजकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे कम से कम 10 वॉलंटियर्स रखने होंगे। विसर्जन जुलूस में 25 लोगों को ही शामिल रहने की इजाजत दी गई है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान ने कहा कि प्रशासनिक गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर आयोजकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि 15 तारीख को शाम 8 बजे तक हर हाल में मूर्ति विसर्जन कर लेना है। दुर्गा पूजा को देखते हुए जो कोरोना हम लोग का गाइडलाइन है, तो हम लोग यही है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण हो और कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन हो। इसी के लिए कल हम लोग टाउन डीएसपी के साथ टाउन थाना में हम लोग बैठक भी किए थे। सभी हम लोग का थानाध्यक्ष के साथ बैठक हुई थी और जो गाइडलाइन है सभी किसी को बता दिया गया है। उसमें मेन है कि जो भी आयोजक होंगे और उनका जो वॉलंटियर्स होगा कंप्लीट दोनों डोज लिया होना चाहिए जो कोरोना का है। इसके अलावा जो पंडाल है, मंडप है, उसका भी साइज निर्धारित कर दिया गया है कि 50 बाई 50 से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि लोगों का भीड़ एक जगह ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सके। आयोजक लोग ही जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी श्रद्धालु जब मंडप में प्रवेश करेंगे तो उनका कोरोना सर्टिफिकेट देखने के बाद, दोनों डोज कोरोना सर्टिफिकेट देखने के बाद ही मंडप में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। इसके अलावा मंडप की सुरक्षा व्यवस्था हेतु CCTV लगाने के लिए, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करने के लिए सबका उनको निर्देश दिया गया है। और विसर्जन की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है 15 तारीख को, कि 15 तारीख क्योंकि हम लोग का इलेक्शन भी है और अन्य भी समस्याएं हैं, इसलिए 15 तारीख को निश्चित रूप से विसर्जन भी कर लेंगे। और विसर्जन के दौरान जिसको लाइसेंस लेना होगा तो निश्चित पैरामीटर के आधार लाइसेंस प्राप्त करेंगे और मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या 25 होगी और वो भी जो 25 व्यक्ति होंगे दोनों डोज कोरोना का उनको प्राप्त होना चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग अपना गाइडलाइन जारी किए हैं कि दुर्गा पूजा से संबंधित कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो और जाम की समस्या भी नहीं हो, साथ ही विसर्जन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस पूजा को मनाते हैं। सर, क्या ट्रैफिक को लेकर कोई दिशा निर्देश? हाँ, ट्रैफिक को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है कि 8 जो हमारा वे है जो उसको हम लोग 1 वे घोषित किए हैं, फाइनली डीएम साहब के द्वारा किया जाना है। लेकिन 8 जो सड़क है जो 1 वे होगी पूजा के चलते, उसका निर्धारण कर दिया गया है और डीएम साहब के प्रपोजल के बाद इसमें छोटी कल्याणी से कल्याणी है, कल्याणी से हरिसभा, कल्याणी से जवाहरलाल रोड, माड़ीपुर ओवरब्रिज चौक से सरकारी बस स्टैंड से डीएम कोठी मोड़, महेश बाबू चौक से इंगली चट्टी, जुरन छपरा से महेश बाबू चौक और पंकज मार्केट से जीडी मदर स्कूल की। यह जो सारी सड़कें होगी हमारा 1 वे होगी, जिसके चलते भीड़ भाड़ की समस्या और जाम की समस्या नहीं है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोर अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार की रात घिरनी पोखर अंडीगोला चौक स्थित जय जगदीश हरे मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्णानंद झा ने बताया कि मंदिर के पीछे स्थित घर में सोए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों से चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। माने अष्टधातु का मूर्ति था, लडुआ गोपाल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के था, अष्टधातु के था, फुला थाली था, सिंहासन पीतल के था। उसके बाद सब ही ले गया है, घंटी उंटी जितना था तो सब ले गया। कैसे जानकारी मिली? ये 4 बजे भोर में मंदिर खोले आए हैं तब जानकारी मिला है। तो रहते इसी में हैं? हाँ, रहते हैं इसी में, ऊपर रूम में रहते हैं। आगे पता नहीं चला? ना पता चला। कितना नुकसान होगा लगभग? मूर्ति बहुत कीमती था, अब कितना अंदाज का है, बहुत लाखों का मूर्ति होगा। 4 पुश्त पहले के था, हमारा परदादे के जिंदगी का था। दादा गेट बंद रहता है, खुला रहता है? ताला मारा रहता है, क्या ताला तोड़ दिया है। ना कमरा नहीं लगा हुआ है। पुलिस आई है? पुलिस आई है? ना, पुलिस अभी आए हैं, हाँ अभी जाँच उच कर रहा है। अभी सूचना मिली कि मूर्ति जो है एक मंदिर में जो है कुछ चोरी हुई है, उसी पर हम लोग आकर के तुरंत जो है पहुंच गए हैं और इसको जो है छानबीन कर रहे हैं और CCTV कैमरा के लिए हम लोग देखने के लिए। अभी तो नहीं बता सकते हैं, अभी तो इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में हाँ, पुरानी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई तो कर रहे हैं और CCTV कैमरा जो है अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जाकर के अभी तुरंत देखते हैं। सिकंदरपुर चौक स्थित अजगैबीनाथ मंदिर में इस बार मां दुर्गा शेषनाग पर बैठी नजर आएंगी।
इस बार मुंबई के लाल बाग में आयोजित गणेश पूजा की तर्ज पर यहां मां की प्रतिमा बनाई जा रही है। मां के दरबार का रंग बिरंगे फूलों में श्रृंगार किया जाएगा। मां के पास अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी रहेगी, जो मां से सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करती नजर आएंगी। पूजा समिति के सदस्य रवि महतो ने कहा कि मंदिर के ऊपर करीब 40 फुट ऊंचा बड़ा गुंबज बनाया जा रहा है। मंदिर के पास एक भव्य पंडाल बन रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाइट लगाए जाएंगे। इसके लिए कोलकाता के कारीगरों को बुलाया गया है। साथ ही कहा कि इस बार मां की प्रतिमा और मंदिर का गुंबज भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोरोना से भी सुरक्षा का इंतजाम किया है। भक्तों को मास्क के साथ पंडाल में भी आने की अनुमति दी जाएगी। पंडाल में भीड़ नहीं लगे, इसके लिए स्वयं सेवक तैनात रहेंगे। गैबीनाथ मंदिर सिकंदरपुर चौक पर पिछले 57 सालों से पूजा होती आ रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में जब प्रशासनिक आदेश नहीं था दुर्गा पूजा करने का, तो मंदिर प्रांगण में ही हम लोग मूर्ति की स्थापना पिछले वर्ष कर दिए थे। इस वर्ष फिर जब प्रशासन आदेश दे रही है कि पूजा होनी चाहिए, तो हम लोग सभी सदस्य पूर्ण जोशी से इस बार तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो हमारी पूजा होने जा रही है उसका तर्ज है, मुंबई में अभी 2021 में गणपति पूजा हुई है लाल बाग के राजा, जिस तर्ज पे वहाँ पे गणपति जी विराजमान थे, शेषनाग के सैया पे समुद्र का पूरा दृश्य, लाइट की काम, मूविंग शेषनाग सैया अपना घूम रहे हैं, उसी तर्ज पे यहाँ दुर्गा जी बैठाया जा रहा है। दुर्गा पूजा उसी तर्ज पे होना जा रहा है। कोरोना को लेकर क्या है यहाँ पे? कोरोना के लेके हमारी पूर्ण तैयारी है। पंडाल के दोनों तरफ एक कूलिंग पंखा चला करके उसमें सैनिटाइजर रख दिया जाएगा, जो प्रत्येक आने वाले भक्तगणों पर सैनिटाइजिंग होते रहेगा। दूसरी हमारी निगरानी है कैमरा के द्वारा, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा। तीसरी हमारे यहाँ हर साल वो क्या बोलते फायर ब्रिगेड की आकस्मिक होने पर व्यवस्था है। गुरुवार से शुरू नवरात्र के उत्साह पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की लापरवाही पानी फेरने पर तुली है। हालात यह है कि कई मंदिर परिसरों में ऐसा जल जमाव है कि वहां श्रद्धालु पहुंच ही नहीं पाएंगे। गुरुवार से कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ होगी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरिसभा दुर्गा पूजा समिति, जो विगत कई वर्षों से पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इन जल जमाव से घिरी गलियों से होकर आना पड़ेगा। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस में इस बार मेला नहीं लगाना है, इसलिए वैसे भी जहां पर मेला लगता था वह जगह तो पूरी तरह डूबा हुआ है। आने वाले मुख्य रास्ते पर भी लगा जल जमाव का पानी सरकर काला पड़ चुका है। यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर शहर के रमना स्थित प्रख्यात राजराजेश्वरी देवी मंदिर परिसर की स्थिति भी जल जमाव के कारण खराब हो गई है। बाहर सड़क और नाला ऊंचा होने के कारण इस मंदिर परिसर से पानी अब तक नहीं निकल पाया है। इस मंदिर में मां की पूजा शहरवासियों की श्रद्धा का केंद्र होता है, लेकिन जल जमाव के कारण लोग हताश हैं। देवी मंदिर शहर की पहचान है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जल जमाव की यह स्थिति असहनीय है। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मां बंगलामुखी का मंदिर है। बंगलामुखी मंदिर शहर की दूसरी सिद्धपीठ मंदिर है। मंदिर के बाहर मुख्य सड़क ऊंची है और मंदिर परिसर सड़क के नीचे है। परिसर में जल जमाव ऐसा है कि बिना पानी में उतरे मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। कई दिनों से जमे पानी के कारण श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना और जल जमाव के कारण यहाँ भक्तों का आना बहुत कम हो गया है। दशहरा के दौरान देश के कोने कोने से साधक यहाँ आते हैं। परिसर से पानी नहीं हटा तो इस बार श्रद्धालुओं के लिए बड़ी कठिनाई होगी। अब आपको लिए चलते हैं कालीबाड़ी रोड स्थित मां काली वैष्णो देवी मंदिर। इस मंदिर की ओर जाने के लिए आपको भीषण जल जमाव का सामना करना पड़ेगा। गंदे पानी में उतरे बिना तो आप मां की पूजा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। विगत कई महीनों से इस सड़क पर जल जमाव लगा हुआ है। यह मंदिर भव्य दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। हर बार उत्साह से होने वाली पूजा को लेकर इस बार आयोजकों में मायूसी है। मंदिर के आसपास पानी भरा हुआ है। इसे सूखने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। पर ना तो निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर गया कि जल जमाव से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। अब जब दुर्गा पूजा सर पर आ गया है तो एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि नगर आयुक्त को 24 घंटे के भीतर दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों के पास से जल जमाव हटाने का निर्देश दे दिया गया है।
पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि दुर्गा पूजा है और शहर भीषण जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। हर बार ठीकरा मौसम पर ही नहीं फोड़ा जा सकता। सब आपके आंख के सामने है, देख लीजिए पूरा नरक बना हुआ है शहर। अब मेरा कालीबाड़ी रोड विगत 2 वर्षों से मतलब चतुर्भुज स्थान से मालीघाट चौक तक नाला साफ करवाने के लिए हमको इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है अभी तक। और नवरात्रि चालू हो रहा है कल से, कल स्थापन है, माता काली वैष्णो देवी का दरबार है। और आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से पूरे शहरवासी जानते हैं क्या परेशानी हो रही है। पूरा रोड नरक बना हुआ है, एकदम पानी एकदम बदबू मार रहा है। माता काली वैष्णो देवी के दरबार में आने जाने वाले भक्तों को भी नवरात्रि में परेशानी झेलना पड़ सकता है। जितना एसओच हैं सभी को निर्देशन दे दिया गया है कि दुर्गा पूजा में जो हम लोग को पंडाल का अनुमति जो हम लोग को देना है उसके लिए कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन कराना एकदम आवश्यक है। और विसर्जन के लिए जो दुर्गा प्रतिमा स्थापित होगी उसका भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। और उसके लिए भी जो जुलूस में लोगों की संख्या होगी मैक्सिमम उसका भी निर्धारित कर दिया गया है। तो जिसमें मेन कोविड प्रोटोकॉल के पूर्णतः अनुपालन करने की जवाबदेही आयोजक की होगी। इसमें पंडाल की जो पंडाल बनाए जाएंगे उनका भी जो रकबा है उस रकबा को भी 50 बाई 50 हम लोग लिमिटेशन किए हुए हैं। वो जो भी है कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही है। और साथ ही हम लोग दिए हैं कि जो भी आयोजक होंगे तो आयोजक और उनके जो 10 वॉलंटियर्स का नाम दिया जाएगा सभी कोविड का दोनों डोज कंप्लीट किए रहेंगे। और पूजा पंडाल में कोई भी व्यक्ति जो प्रवेश करेगा तो उन वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी होगी कि उसका सर्टिफिकेट देख लेंगे। सर्टिफिकेट यानी कि देख लेना है कि वह व्यक्ति जो पंडाल के अंदर आएगा वह अपना दोनों डोज ले चुका हो। यानी कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही दुर्गा पूजा की हम लोग अनुमति दी जाएगी। और साथ ही जो विसर्जन का टाइम है उसको भी हम लोग निर्धारित कर दिए हैं। मैक्सिमम लोग 25 रहेगी जिससे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा को भी कराई जा सके। पूजा पंडाल में एक अभी जो तत्काल आया है वार्ड नंबर 42 में, तो वार्ड नंबर 42 के लिए हम लोग जो आया हुआ है तो और लेडी नगर निगम कमिश्नर से अभी जस्ट बात हो गई है, उनको रिक्वेस्ट लेटर भी हम भेजे हैं कि और साफ़ सफाई और जो नाला के साफे के साथ जो रास्ता है जिस पर श्रद्धालु लोग जाएंगे पूजा के लिए उनको भी किसी प्रकार की कष्ट या दिक्कत नहीं है। उसके लिए उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि उसे तुरंत हम समाधान कराएंगे। लोगों से भी अनुरोध है, अभी जस्ट जैसे आया था हमारे व्हाट्सएप कॉल पे भी आया था कि वार्ड नंबर 42 में प्रॉब्लम है और इसके एक सप्ताह पहले भी लोग बताया हुआ था। तो अगर आप लोगों से भी अनुरोध है कि कोई अगर पता चलता है कि वैसी समस्या है किसी भी वार्ड में जहाँ श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत होगी या पूजा में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो सादर आमंत्रित है उसको तुरंत हमको व्हाट्सएप के माध्यम से हम सूचना करें, हम लोग फर्दर कार्रवाई निश्चित करें। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र भर समूचा जिला भक्तिमय दिखेगा। बुधवार को पूरे दिन देवी मंदिरों में साफ सफाई और सजावट का कार्य हुआ। घरों में भी श्रद्धालुओं ने कलश स्थापना की तैयारी की। नवरात्र पर्व को लेकर बाजारों में खूब चहल पहल रही। लोगों ने पूजा पाठ और व्रत सामग्री की खरीदारी की। इसके अलावा घरों में भी भक्त कलश स्थापना की तैयारी करने में जुटे रहे। इसके लिए लोगों ने बाजार पहुंचकर पूजन और व्रत सामग्री, मां दुर्गा की मूर्तियों, फल फूल, मिठाई, नारियल, चुनरी आदि की खरीदारी की, जिसके लिए भक्तों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी। दिन भर भक्त पूजा की सामग्री और तैयारी में जुटे रहे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों और घरों में घट स्थापना कर श्रद्धालु माता की आराधना में लीन हो जाएंगे। इस बार 8 दिनों का नवरात्र होने के कारण श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना 8 दिन ही कर सकेंगे। 9वें दिन दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। पंडित विनोद पाठक ने बताया कि इस बार मां का आगमन डोली और गमन हाथी पर हो रहा है। वैसे तो पूरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, मगर सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है, जो बेहद लाभकारी होगा। 11 अक्टूबर को पंचमी और षष्ठी दोनों तिथि एक साथ पड़ रही है। इसी दिन मां दुर्गा को बिल्व निमंत्रण दिया जाएगा। 12 को मां कालरात्रि की विशेष उपासना की जाएगी। 13 अक्टूबर की रात को निशा पूजा होगी। वहीं श्रद्धालु इस दिन ही अष्टमी व्रत रखेंगे। 14 अक्टूबर को नवमी के दिन हवन के साथ नवदुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। कलश स्थापन है, सुबह 6:30 बजे से मुहूर्त है 11:30 बजे तक, मगर पंडित जी लोग भर दिन कराएंगे। कल आपका पहला पूजा और इसके बाद षष्ठी और सप्तमी दो जैसे एक पूजा है।
जैसे षष्ठी का और सुबह में होगा, सप्तमी का शाम में होगा। अष्टमी का निशा पूजा जो है सबको बुधवार का है। बृहस्पतिवार को जो है सो नवमी का पूजा है। विजयादशमी जो है। माता का आगमन कैसे होगा? इस बार माता की आगमन जो है सो आपको डोला पर है। आगमन विसर्जन जो होगा सो गज पर, हाथी पर। हर बार नवरात्रि 9 दिन का होता था, इस बार 8 दिन का। हाँ, इस बार 8 दिन का। एगो षष्ठी जो जैसे अभी आप जो अभी एक आपको 6 बजने वाला है, तो 2 बजे के बाद जो है सो आपका परिवार चढ़ चुका है। तो अभी आप लोग खा पी लेता है, तो अभी आप कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कल सुबह में कलश स्थापन होगा। बुधवार को गायघाट इलाके की एक लड़की ने आईजी गणेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि पिछले दिनों गांव के ही सोनू सहनी और मुखिया पति मनोज सहनी के द्वारा जबरन उठाकर दुष्कर्म किया गया, जिससे वह आज बिन ब्याही मां बन चुकी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के द्वारा लगातार केस उठाने की धमकी भी दी जा रही है। मनोज सहनी नहीं पकड़ा आ रहा है। क्या है मामला? मेरे साथ गलत किया, किडनैप करके ले गया, उसके बाद में हमको प्रेग्नेंट करके बच्चा भी हो गया। उसके बाद नहीं पकड़ा रहा है, बोल रहा है मेरा ऊपर से नीचे तक बहुत पहचान है, पैसा के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा छोटा छोटा भाई है, चच्चा सब है, बोल रहा है पैर हाथ तोड़ देंगे और घर में आग लगा देंगे। कौन बोल रहा है? मनोज सहनी बोल रहा है, पंकज सहनी और सरफी सहनी, तीनों बोल रहा है। 12-1 बजे रात में जाता है और बोलता है, जा के बोलता है कि केस उठा दो नहीं तो पैर हाथ तोड़ देंगे। हम लोग को ढूंढ रहा है मारने पीटने के लिए। धमकी मिल रहा है? जी। हाजी साहब से मिल के क्या बात हुई? वो बोले कि आप जाइए, आपको जरूर इंसाफ मिलेंगे। सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने बुधवार को डीडीसी को ज्ञापन सौंपकर जिला परिषद कार्यालय के पास निर्माणाधीन मकान पर रोक लगाने की मांग की है। चंद्रकिशोर पाराशर का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से कई मंजिला दुकानें और मकान बनाए जा रहे हैं और यह सब एक नेता के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि इसका अवैध निर्माण कार्य सरकारी निधि से ही किया जा रहा है। के लिए ज्ञापन दिया गया है। आज मैं जिला के उप विकास आयुक्त महोदय को एक शिकायत पत्र दिया हूं, जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि मुजफ्फरपुर जिला परिषद के द्वारा जिला परिषद कार्यालय के सामने जो सड़क है, जो सड़क स्टेशन रोड को जोड़ती है समाहरणालय से, उस सड़क के बीच में सड़क का अतिक्रमण अवैध ढंग से करके जिला परिषद के द्वारा ही जिला परिषद के फंड से अवैध निर्माण कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकान बनाया जा रहा है, जो 3 मंजिला है। उसके प्रथम चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। इसी विषय को हमने आज डीडीसी महोदय को दिया है लिखकर कि इसे अविलंब रोका जाए, ये अवैध है, और अगर अविलंब नहीं रोका गया तो मैं जनहित याचिका दायर करूँगा। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलकर हत्या की न्यायिक जांच एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को नजरबंद करने के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध किया गया। कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि वर्तमान सरकार के द्वारा किसान एवं संविधान दोनों को कुचला जा रहा है। देश में हर इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है एवं यह चंद पूंजीपतियों की गुलामी कर रही इस सरकार को अपने आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। हम किसान की आवाज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति लाएंगे और यह क्रांति सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। उत्तर प्रदेश के लखनपुर में पिछले दिनों निहत्थे और निर्मम किसानों के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा साजिश करके किसानों के निहत्थों किसानों के ऊपर गाड़ियां चलवा दी गई, यह न केवल किसानों को कुचलने का प्रयास है बल्कि इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को भी स्पष्ट तौर पर कुचलने के कार्य यह योगी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वह 144 धारा लागू होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में आकर के और अमृत महोत्सव मनाते हैं। वह अमृत महोत्सव क्या है? निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चला के कुचल देने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अन्य विपक्षी दलों को जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को 48 घंटों से अधिक समय से नज़रबंद करके रखा गया है। यह निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं एक अघोषित आपातकाल की ओर इशारा कर रही है। हम जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से यह बताना चाहते हैं कि अब यह किसानों के हित में कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आगाज कर चुकी है और जब तक इस 3 सूत्री काले कानून को यह केंद्र की निकम्मी सरकार वापस नहीं करती है, हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इन आरएसएस संघियों और भाजपा नीतियों के सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। इनर व्हील क्लब ऑफ वानिया और इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के संयुक्त तत्वावधान में चेयरमैन विजिट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर ने क्लब के कार्यकाल को देखा और आगे उसे और अच्छे से करने के सुझाव दिए। साथ ही एक नई मेंबर को इंडक्ट भी किया। मौके पर वानिया की अध्यक्ष मंजीत कौर, लिच्छवी की अध्यक्ष प्रेरणानाथ, पिंकी सिन्हा सहित संगठनों के सभी मेंबर मौजूद रहीं। क्या कुछ उद्देश्य था इसका? हाँ, चेयरमैन विजिट है, ये ऑफिशियल विजिट है। क्लब के कार्यकलापों को देखना, उनका निरीक्षण करना, उन्हें सुझाव देना, यही था। देखा गया तो उसमें क्या कुछ कमियां हैं या फिर? जो कमियां थी, जो अच्छाई थी, वो सब कुछ मैंने इन्हें बताया। कमियां तो कुछ होता नहीं है, लर्निंग प्रोसेस तो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, हर कोई सीखता है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, पूरा क्लब सीख रहा है। क्या कुछ बोल दिया गया था इसमें? सीरोज है, कैंसर है, पेंटिंग एवरीवेयर है। आज हम लोग का चेयरमैन विजिट था। इसमें हमारी रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी चीफ गेस्ट थी और सारी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थी। आज हम लोग ने अपनी फाइल्स वगैरह दिखाई उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जो गलतियां थी उसको सुधारने का पूरा बताया और आगे क्या करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, एकजुट होकर कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग का प्रोग्राम था। बुधवार को रालोसपा के सांसद प्रिंस राज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वैशाली सांसद वीणा देवी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, अधिवक्ता सुधीर ओझा, कोमल सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रालोसपा पारस गुट के सांसद प्रिंस राज ने कहा कि बिहार के उपचुनाव में दोनों गुटों पर जदयू का समर्थन रालोसपा करेगी और गठबंधन धर्म का पालन करेगी। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर 90 तोले शब्दों में बताया कि वहां की सरकार जांच कर रही है और जो सत्य होगा सामने आएगा। जब पूछा गया कि बंगला पर ताला लगने के बाद नए चुनाव चिन्ह का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह मिला है, जो हर घर में दिखाई देता है और ये रालोसपा के लिए अच्छी बात है। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, हम लोग एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो तीर छाप से लड़ रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके प्रचार में जाएंगे। बंगला पर ताला लग गया है, चुनाव चिन्ह को लेकर पब्लिक के बीच भ्रम पैदा नहीं हुआ? अभी हम लोग को मिला है, बहुत अच्छा है, सिलाई मशीन है और सिलाई तो हर घर में लोग करती हैं, महिला, इसका ज़्यादा प्रचार है, हर घर में समझिए सिलाई मशीन। आज कुशलस्थान में नामांकन था, जो हमारे इंडिया के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जी, इनका नामांकन था, तीसरी कार्यक्रम में गए हुए थे। तो वापसी के दौरान रास्ते में ही कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मुजफ्फरपुर में रुकते हुए फिर अभी पटना के। अब जो उपचुनाव होने वाला है उसमें किस सिंबल का आप लोग उपयोग करेंगे? कारण कि बंगला पे तो ताला लग गया है। हम लोग कुशलस्थान में तीर छाप का इस्तेमाल करेंगे। हमारे एनडीए प्रत्याशी जो है वो जेडीयू के हैं और एनडीए वहाँ पे तीर छाप से हम लोग लड़ेंगे। और जो भी हमारा जो दल है, जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारों का जो दल है, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, पूरे दमखम के साथ हम अपने एनडीए साथी को जिताने का काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जीत सुनिश्चित है और बहुत अच्छे मतों से हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जो घटना घटी निंदनीय है, ऐसी नहीं चाहिए, उस पर जांच हो, वहाँ जो सरकार है उस पर ठोस कदम उठाएगी। बीते दिनों नगर निगम के द्वारा जर्जर हो गए पक्की सराय स्थित सराय भवन को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें रहने वाले लोग बेघर हो गए थे। वे लोग बुधवार को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फॉर्म भारत के तत्वाधान में समरणालय परिषद स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय सूचनात्मक धरना दिया। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगी नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा बगैर किसी उचित जांच के मुजफ्फरपुर के मजबूत धरोहर सराय भवन, जिसके नाम पर पक्की सराय का नामकरण किया गया, उसको ध्वस्त करा दिया गया और हम लोग भी बेघर हो गए हैं। देखिए, धरना इसलिए दिया जा रहा है कि कानूनी काम को भी गैर कानूनी तरीके से किया जाना अपराध की संज्ञा में आता है। नगर आयुक्त महोदय गौरव सराय का जो ध्वस्त कर दिया गया,
हम जानना चाहते हैं कि किस वजह से सराय ध्वस्त किया गया, जबकि एक ही साथ नगर निगम का कार्यालय बना और सराय भी बना। मजबूत स्थिति में हमने उसके पहले भी देखा, मजबूत स्थिति में थी वो सराय का भवन, और उसके बाद ध्वस्त कर दिया गया। हमने RTI से बहुत सारे सवाल का जवाब मांगा है। उसमें एक सवाल ये भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बावजूद भी वो सारा सामान वहाँ से हटवा करके मलबा को बेचने के लिए उतारू है और बेच भी रहे हैं। उसमें ईंट देखिएगा तो शायद ही आज वो जो ईंट है कहीं भट्टा में मिलता हो। तो इतनी मजबूत स्थिति में सराय के कारण से उसको ये किया गया, ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी बात है कि नगर आयुक्त महोदय को ये भी बताना पड़ेगा कि जिलाधिकारी महोदय से NOC लिया गया है कि नहीं ध्वस्त करने के पहले। बहुत सारी सवाल है। अगर इन लोगों को नहीं बसाया जाता है कानून के तहत तो हम लोग एडवर्स पोजीशन एक्ट के तहत जो है सो हम लोग माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आज का जो यह धरना है, मुख्यमंत्री के उस आदेश को पालन कराने के लिए माननीय जिलाधिकारी को हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि उजाड़ने से पहले बसाना है तमाम गरीबों को, लेकिन हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। तमाम जगहों पर मुजफ्फरपुर में उजाड़ने का प्रक्रिया चलाया जा रहा है। मैं इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं कि इन गरीबों को जो उजाड़ दिया गया है, इनको बसाने की वो योजनाएं कहाँ गई, जो पुनर्वास योजना होती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं होती हैं, जो भूमि वितरण योजनाएं होती हैं मुख्यमंत्री की, उन तमाम योजनाओं का कहाँ है चिट्ठा। इसलिए आज इस धरना के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को हम आगाह करना चाहते हैं कि इनको तमाम भूमिहीन परिवारों को जो आज उजाड़ दिए गए हैं, जो सड़क पर आ चुके हैं, इन लोगों को प्रधानमंत्री की उस आवास योजनाओं में, मुख्यमंत्री के उस भूमि वितरण योजनाओं में लाभ दिलाने का काम किया जाए। बुधवार को नागरिक मोर्चा अखिल भारतीय आदित्य परिषद एवं श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पितृ पक्ष के अंतिम दिन अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति एवं समस्त प्राणियों की सुखी स्वस्थ जीवन की कामना के साथ पितृ देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी याद में वृक्षारोपण एवं कमजोर गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री के साथ खाद्य सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश कुमार केजरीवाल, समाज सेविका उषा किरण श्रीवास्तव, रमेश प्रसाद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये कार्य मुक्तिधाम को डेवलप करने का, मुक्तिधाम के निर्माण का कार्य आज से 5 साल पहले से चला आ रहा है और इसके अंदर में बाहर से जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर से आते हैं उनके लिए जो अगर 1 या 2 दिन, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिजन बाहर रहते हैं, उनको 2 रोज़ 3 रोज़ लग जाता है यहाँ पर दाह संस्कार करवाने में। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर डेड बॉडी फ्रीजर की व्यवस्था कर रखी है और उसे ले जा करके जो जहाँ पर मेरे को टेलीफोन पर अगर बात होती है तो हम लोग उसको वहाँ पर सूचित की जाती है, तो हम लोग वहाँ पर उनके घर पर वो उसको डेड बॉडी फ्रीजर को इंस्टॉल करते हैं और अगर वहाँ से फिर श्मशान घाट में अगर उनको लेके आना है, उसके लिए मुक्ति रथ की व्यवस्था है। पितृ अमावस्या की समाप्ति पर श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद, नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मुक्तिधाम, जिसे हम शमशान घाट के नाम से जानते हैं, आज वहाँ पर अपने पूर्वजों, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, समस्त पितरों की आत्मा की शांति के लिए, कोरोना काल में जो मरे हैं, आकस्मिक निधन हुआ है, उनके भी आत्मा की शांति के लिए, जो कोरोना योद्धा हैं और उनके भी परिवार की आत्मा की शांति के लिए, डेन न्यूज और सभी समाचार पत्रों के पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग मुक्तिधाम पर वृक्ष रोपण कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ असहाय कमज़ोर तबके के बच्चों को, जो हमारे मुक्तिधाम के संचालक, कर्ता धर्ता, जिन्होंने जन सहयोग से एक चमत्कारी परिवर्तन किया है, परम आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल जी, जो नवयुवक समिति ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, यहाँ मुक्तिधाम कार्य समिति के भी अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो करिश्मा किया है, जो चमत्कार किया है, वो अद्भुत और बेमिसाल है।
भारत सरकार, जिला प्रशासन, राज्य सरकार को इनको राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे महामानव को सम्मानित करना चाहिए। यहाँ करीब सैकड़ों के संख्या में असहाय, गरीब, कमजोर तबके के परिवार के बच्चे को निःशुल्क यहाँ शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है। आज उनके बीच में भी हम सभी संगठनों के लोग वहाँ कॉपी, कलम, बिस्कुट वगैरह उन बच्चों के बीच में वितरण किया है। और हम समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए और पितृ आत्माओं की शांति के लिए हम आज मुक्ति धाम शमशान घाट में भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए 2 मिनट मौन रखकर पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर समाहरणालय परिसर में बगैर मास्क के आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एसडीओ पूर्वी के द्वारा कुछ दिनों पूर्व बगैर मास्क के आने वालों का चालान भी काटा गया, लेकिन जिलाधिकारी के इस आदेश की धज्जियां बुधवार को समाहरणालय में ही जमकर प्रत्याशी और उनके समर्थक उड़ाते नजर आए। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बल की कमी के कारण मास्क चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा सका है। इसे सख्ती के साथ फिर से चलाया जाएगा। आज तो अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के यहाँ तो नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। आज 4 बजे के बाद 6 बजे हम लोग सिंबल अलॉटमेंट के लिए बुलाए हुए हैं। उसमें मजिस्ट्रेट का और पुलिस पदाधिकारी के दोनों की प्रतिनिधित्व कर दी गई है। फिर उनको निर्देश भी दिया गया है कि लगातार प्रोग्राम जो है कि चलता रहेगा मास्क फाइन वाला। सभी को हम लोग सूचना भी दे दिए हैं और जगह जगह हम लोग पोस्टर भी चस्पा कर दिए जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।